हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे, स्वागत है आज की क्लास में सर। और क्लास 12th के 8 चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग कुछ डिजीज़ और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे ड्रग्स एब्यूज़, अल्कोहल एब्यूज़, इन पॉइंट पर स्टडी करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने एड्स वाले पॉइंट पर स्टडी किया। एड्स वाला पॉइंट क्या है, और इसके बाद हमने कुछ और भी डिजीज़ लिए, एंटीबॉडीज़ पे स्टडी किया, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर जाना, एलर्जी जाना, ऐसे कुछ अथेंटिक टॉपिक पे हमने स्टडी किया। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट 3 तक कवर किया है, ये पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 कवर किया गया है बच्चे। और उसमें हमने आपको एक चीज़ ये याद रखना है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी आपने इसी में देखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है आप एनसीईआरटी से भी समझ सकते हैं कि कैसे का होस्ट सेल पे वो वायरस अटैक करता है, कैसे अपना कैसे उस सेल के अंदर जाके अपने नंबर का कॉपी करता है, नंबर बढ़ाता है। तो ये सारी बातें हमने पार्ट 3 तक बात कर ली है। आज हम लोग बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं जो पॉइंट, वो है कैंसर टॉपिक। तो बच्चे कैंसर टॉपिक पे स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एक बार। अब बच्चे, हमारे लिए क्या समझना ये है, कैंसर क्या होता है। तो यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे और इस 4th पार्ट में इस चैप्टर को बाइंड भी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सबसे खतरनाक या भयावह या डराने वाला अगर कोई डिजीज है, दैट्स नेम इज कैंसर, एंड इज अ मेजर कॉजेज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा वो डेथ की कॉज है, डेथ की वजह है, मृत्यु का कारण है, तो वो यही है, कौन? कैंसर। नौ, इसमें होता क्या है कि नॉर्मल सेल, इसमें जो नॉर्मल सेल होते हैं, सो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय virtue of which contact with the other cell inhibit their uncontrolled growth। होता क्या है कि इसमें जो नॉर्मल सेल है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो एक निश्चित एक फिक्स ग्रोथ करता है, ठीक है, उसका एक साइज का एक फिक्स ग्रोथ होती है। पर जैसे ही ये इन्फेक्टेड होता है या फिर इस तरीके कैंसरस होता है, तो उसके सेल में एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर देता है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। कैंसर सेल लॉस दिस प्रॉपर्टी। जब किसी सेल में कैंसर होते हैं या कैंसरस सेल होता है, तो बच्चे वो जो सेल है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर क्वालिटी है लिमिटेड ग्रोथ की, ठीक है, तो या जो भी उसकी वर्चुअलिटी की है, वो लॉस हो जाती है। उसमें कुछ अलग तरीके की एबनॉर्मलिटी मिलने लगती है, जैसे मनमानी ग्रोथ वगैरह, ये सब देखने को मिलती है। यही वजह है कि बॉडी का वो पार्ट जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। और प्रॉब्लम फाइनली क्या होती है कि व्यक्ति को डेथ का ही सामना करना पड़ता है। मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाला और टॉप मोस्ट लेवल का डेथ रेट है, ठीक है इसका। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि एक कैंसरस सेल जो होती है वो क्या करती होगी? तो इधर हम सेल के कुछ करेक्टर नोट करेंगे। यहाँ नॉर्मल सेल में वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं वो करेक्टर्स, और कैंसरस सेल में कैसे होते हैं, मतलब इन कैंसरस हो जाने के बाद क्या होता है। तो एक करेक्टर मैंने लिया नॉर्मली कि नॉर्मल सेल हैव यूनिफॉर्म। नॉर्मल सेल क्या होता है, वो यूनिफॉर्म, मतलब सारे सेल एक जैसे होते हैं। लेकिन कैंसरस सेल हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं, इनकी साइज जो होती है, इसमें सारे सेल तो नॉर्मल शेप के होंगे, एक शेप के होंगे, लेकिन इसमें सेलों की साइज कोई फिक्स नहीं होती, कई वैरायटी वाले होते हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा। अब बच्चे, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मार्फोलॉजी। मान लीजिए ये तो सेल के स्ट्रक्चर से हो गया कि उसकी सेल मनमानी वर्क करती है, उसकी कोई फिक्स साइज नहीं होती है। लेकिन
जो नॉर्मल सेल होते हैं, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल के लिए चलेगी, एनसी के लिए चलेगी, और ये सीसी कैंसरस सेल के लिए चलेगी, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेल की मार्फोलॉजी यानी शेप एंड साइज जो होती है, अगर शेप एंड साइज की बात करें, मार्फोलॉजी की प्रॉपर्टी चल रही है, शेप और साइज की बात करें, तो यहाँ तो शेप साइज सब सिमिलर होते हैं, सबके यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन इस वाले में यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि द न्यूक्लियस हैव इरेगुलर स्ट्रक्चर एंड हैव रिलेटिवली स्मॉल साइटोप्लाज्म। और इस सेल में जो सेल का न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर पूरा इरेगुलर हो जाता है, पर साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। तो ये एक मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस नॉर्मल एनसी और सीसी में देखने को आपको मिला। अगला रिप्रोडक्शन एंड डेथ, सेल डेथ। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं या सेल की डेथ कैसे होती है? तो जनरली नॉर्मल सेल में क्या होता है, सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन टू मच इट्स काइंड आर प्रेजेंट। जब इसके जैसा, जब नॉर्मल सेल में क्या होता है, ऐसे ही सेल जब बहुत सारे हो जाते हैं तो ये डिवीजन करना बंद कर देता है, ठीक है, मतलब सेल बिकम परमानेंट, ठीक है। दीज सेल ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड फॉलो अ प्रेडिक्टेबल लाइफ साइकिल। मतलब एक फिक्स लाइफ साइकिल होती है इस सेल की, उसके बाद वो ग्रो नहीं करेंगे और एक कंट्रोल्ड मैनर में ही ग्रो करेंगे, मतलब उसका एक फिक्स शेप्स होगा, साइज होगा, उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं करते। नॉर्मल सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एपोटोसिस। एपोटोसिस, नॉर्मल सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एपोटोसिस, मतलब जो नॉर्मल सेल होते हैं वो एपोटोसिस प्रोसेस के अंतर्गत जाते हैं। एपोटोसिस का मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। इफ़ दे डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज एंड डैमेज इन देयर ऑर्गेनल। मान लीजिए उस सेल का ऑर्गेनल डैमेज हो गया या कोई इसमें एबनॉर्मलिटी आ गई, तो वो सेल अपने आप को ही क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं बॉडी में, ठीक है। लेकिन कैंसरस सेल डू नॉट स्टॉप ग्रोविंग, ये तो ग्रो करना रुकता नहीं है, बिल्कुल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। द अपीयरेंस ऑफ अ ट्यूमर, अ क्लस्टर ऑफ म्यूटेंट सेल, जो भी ये म्यूटेंट सेल है या फिर ये अनकंट्रोल्ड ग्रोविंग सेल है, इसी का क्लस्टर ही क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। एक ट्यूमर बना के छोड़ते हैं, ये तब तक ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर लूँ तो कम्युनिकेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए बच्चे, ये जो कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो नॉर्मल सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर प्रॉपर फंक्शन, एक फिक्स फंक्शनिंग से ये कम्युनिकेशन करते हैं, एक फिक्स कम्युनिकेशन होता है, सेल टू सेल के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कैंसरस सेल डू नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वो कम्युनिकेट नहीं करते। एक सेल मनमानी वर्क कर रहा है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, फिर ठीक है, पता लगा अगला वाला और मनमानी कर रहा है, मतलब कोई फिक्स कम्युनिकेशन नहीं होता है। सेलों के बीच में जो इंटरेक्शन वाली प्रोसेस है, फंक्शनल इंटरेक्शन, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। आगे बढ़ते बच्चे, आगे हमारा कि एडेसिव एंड इन्वेशन। अगर इस लेवल पे हम बात करें, जो एडिशन एंड इन्वेशन मतलब सेलों में जो जुड़ाव होता है या अलगाव होता है, वो किस तरीके का, तो दीज सेल हैव एक्सटर्नल मेम्ब्रेन दैट अलाउ देम टू बॉन्ड विथ अदर सेल, ठीक है। नॉर्मल सेलों में तो यही होता है, लेकिन कैंसरस सेल लूज द मॉलिक्यूल दैट कीप सेल बॉन्डेड टुगेदर, मतलब वो मॉलिक्यूल उनके अंदर गायब रहता ही नहीं जिसकी वजह से सेल बंध सके। एंड दीज सेल हैव एबिलिटी टू इन्वेड, और ये सेल फैलने भी लगते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं, बॉडी के अदर पार्ट में ट्रैवल करते रहते हैं, कभी कभी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। तो कैंसरस सेल का फैलना या मूव करना ही मेटास्टेसिस कहलाता है। मेटास्टेसिस मतलब उसका इंक्रीज होना, फैलना। स्पेशलाइजेशन बच्चे, अब कुछ स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन ये है कि जो नॉर्मल सेल स्टार्ट आउट इमेच्योर सेल एंड मेच्योर विद द सर्टेन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब जो इमेच्योर सेल होते हैं एक निश्चित समय में वो मेच्योर होते हैं। कैंसरस सेल डू नॉट मेच्योर, वो मेच्योर होने की जरूरत नहीं है। दे अंडरगो एपोटोसिस, वो तुरंत एपोटोसिस में जाएंगे, हाँ, दे अंडरगो एपोटोसिस। इंस्टीड दीज सेल बिकम इमेच्योर ओवर टाइम, ये सेल हमेशा इमेच्योर ही रहते हैं, क्यों, क्योंकि लगातार ग्रो ही कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है, तो इमेच्योर ही हैं। सेल सी सेल्स आर प्रीमिटिव एंड दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये प्रीमिटिव सेल होते हैं और इनके पास कोई स्पेशलाइज अपना फंक्शन नहीं होता। तो ये आपने एनसी नॉर्मल सेल्स और सीसी कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी देखी, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में सारी बातें मेंशन है, ठीक है, और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते बच्चे,
अब देखते हैं ये सिग्नल रिकॉग्निशन मतलब कि नॉर्मल सेल रिकॉग्नाइज सिग्नल, दे नो व्हेन दे आर एनफ न्यू सेल एंड स्टॉप डिवाइडिंग। जब उनको पता चल जाता है कि सेल पर्याप्त है, डिवीजन रोक देते हैं। कैंसरस सेल के पास ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि हमें इसको कब बंद करना है, ठीक है। हेंस दी सेल हाँ इरेक्टिकली टू रिप्रोड्यूस म्यूटेटेड सेल्स, ये म्यूटेटेड सेल्स को बनाते रहेंगे, इनके पास कोई प्रॉपर कंट्रोलिंग सिग्नल नहीं है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। फाइनली कैंसरस सेल को इतना दोनों नॉर्मल कैंसर सेल जानने के बाद अब हम आते हैं कि वो जो ट्यूमर वाली चीज़ होती है उसको समझते हैं। कैंसरस सेल कंटिन्यू डिवाइड, हमेशा डिवाइड कर ही रहा है, इसलिए वो एक सेल का कई मास क्रिएट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर। मासेस ऑफ द सेल्स वो जो है बनाएगा, इसको कहेंगे ट्यूमर। ये ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, एक विनिंग, ठीक है, बिनाइंग ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइंग ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए बिनाइंग जो होता है, ये वाले ट्यूमर नॉर्मल होते हैं, तो इट रिमेन कॉन्फाइड टू द अफेक्ट ऑर्गन्स, ये बचे हुए ऑर्गन्स जो भी हैं फिक्स ऑर्गन्स के क्या करता है, उन्हीं को अफेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ही अफेक्ट करता है ये ट्यूमर, जहाँ पे भी है बस वहीं अटैक करता है, ठीक है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये खतरनाक है, ये स्प्रेड द अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी के अदर ऑर्गन्स में फैलता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर है, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ, इसकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, मतलब कि वो छोटा सा अगर गांठ शरीर में बना हुआ है तो ओवरऑल लाइफ रह जाएगा और कोई बहुत दिक्कत नहीं आने पाएगी। लेकिन ये वाला रैपिड स्प्रेड करता है, इसलिए कम टाइम में ही इसका असर दिखने लगता है। देयर इज़ नो लैटेंट स्टेज, यहाँ पे इसका अपना एक लैटेंट स्टेज है। लैटेंट स्टेज बोले तो बच्चे जैसे कि इसका कोई स्टेज नहीं है कि अभी ये फर्स्ट स्टेज चल रहा है, सेकंड स्टेज चल रहा है, थर्ड स्टेज में हो गया, मतलब मान लो ये साइज फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज इतना बड़ा हो गया, थर्ड स्टेज है, तो अब ये प्रॉब्लम है, ये लाइलाज हो गया है, इनक्योरेबल हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन इनमें होता है, इनमें एक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज बोले तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इट कॉजेज द लिमिटेड डैमेज टू द बॉडी, बॉडी के कुछ ही पार्ट को डैमेज करता है, लेकिन ये माइग्रेट करता है पूरी बॉडी में, इसलिए कई बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात, देयर इज नो मेटास्टेसिस, ये फैलता नहीं है, ये फैलता है, मेटास्टेसिस होती है, ये नॉन कैंसरस होता है और ये कैंसरस होता है, मतलब ये ट्यूमर अगर है तो बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यहाँ से प्रॉब्लम होने के पूरे चांस है बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या कॉजेज हैं। तो कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, इन चीज़ों के द्वारा जो है कैंसरस सेल बन सकते हैं, कुछ फिजिकल, कुछ केमिकल, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट। तो जिसके भी द्वारा ये बनते हैं उन्हें कार्सिनोजेन कहते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ओन्कोजेनिक वायरस, कैंसर कॉज करने वाले वायरस को ओन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, ठीक है, जो भी इसको कॉज करते हैं ओन्कोजेनिक वायरस। और याद रहे कि इनके पास बच्चे, इनके पास जो होता है वो जो जीन होता है उनको वायरल ओन्कोजीन कहते हैं, वायरल ओन्कोजीन्स कहते हैं, ठीक है। सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ओन्कोजीन, मतलब बहुत सारे जीन कॉल्ड सेलुलर ओन्कोजीन या CONC, ठीक है, या इनको प्रोटो ओन्कोजीन भी कहते हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच व्हेन दे एक्टिवेटेड अंडर द सर्टेन कंडीशन could lead to the oncogene transformation of the cell। मतलब आप इनिशियली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन मोड पे ना हो ओन्कोजेनिक सेल, इसके अंदर जो ओन्कोजीन है, जो इनका DNA है, जब तक वायरस वाले हॉस्ट सेल कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये उसके जीन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपने पहले डायग्राम में देखा HIV वाले में कुछ ऐसा ही होता है। कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोस्टिक, हाँ, कैंसर का डिटेक्शन कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे, तो कैंसर डिटेक्शन बेस्ड ऑन द बायोप्सी, ये बायोप्सी से पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं है, या कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है, टिश्यू की स्टडी होती है, ये ब्लड या बोन मैरो के टेस्ट से भी जो है उसमें सेल के काउंट
कर लेते हैं, सेल ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी दिक्कत है, उससे भी डिटेक्ट कर लेते हैं। या फिर रेडियोग्राफी कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी या मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग इमेजिंग, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। MRI तुरंत क्लियर हो जाता है कि हाँ है या नहीं। अ वेरी यूजफुल टू कैंसरस ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन्स में कैंसर्स को जानने के लिए अच्छा होता है, इससे डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, डायग्नोस कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास हालांकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है जिससे बॉडी को सेफ कर सकें, पर फिर भी एक प्रयास है जिसमें थोड़ी सी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। सर्जिकल, तो पहली बात तो कैंसरस टिश्यू को आप रिमूव कर दीजिए, वो सर्जिकल मेथड हो गया। एक होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि ट्यूमर सेल आर हाँ इरेडिएटेड लेथली बाय रेडिएशन, लेथली इरेडिएटेड मतलब कि रेडिएशन के द्वारा उसको मारा जाता है, किल किया जाता है, ठीक है, पर बढ़ता भी बहुत तेज़ी से है ये। तो रेडियोथेरेपी, रेडिएशन डालते हैं उसमें, रेडिएशन डाल के, जैसे रेडिएशन होता है आई थिंक कोबाल्ट 60 वगैरह, ठीक है, उसका रेडिएशन डालते हैं जिसकी वजह से उस कैंसर सेल को किल किया जाए। कीमोथेरेपी जो होती है, कीमोथेरेपी में ड्रग्स देते हैं, दवा देते हैं कैंसर सेल को किल करने वाला, बट इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत है, लाइक ए हेयर लॉस, एनीमिया, यही सबसे खतरनाक। कीमोथेरेपी तो थोड़ा सा इफेक्टिव है पर बॉडी के और भी सेल या नॉर्मल सिचुएशन को डिस्टर्ब कर देती है, इसीलिए कीमोथेरेपी बहुत डेंजर हो जाती है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी मतलब इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रखे, पेशेंट्स को अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है ताकि उसका इम्यून पावर क्या रहे, जो है एक्टिव रहे, ताकि वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में मदद मिले। तो दिस ऑल अबाउट द कैंसरस सेल। अब हम बात करेंगे कुछ अदर ड्रग्स की, अल्कोहल एब्यूज़ की। भाई ड्रग्स या अल्कोहल की जो लत होती है, जो आदत होती है, ठीक है, वो चीज़ भी देखने को मिलती है। तो ड्रग्स तो बहुत हैं, तो जनरली कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग्स इंक्लूडिंग, तो जो ड्रग्स है उसमें क्या क्या आता है, ओपियोइड आता है ड्रग्स में, कैनाबिनॉइड आता है, कोका एल्कोलाइड आता है, ये सब के सब ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्यू फ्रॉम फंजाई। इसमें कुछ तो फंगस से ऑब्टेन होते हैं और बाकी जो है कुछ फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ओपियाइड्स आर द ड्रग्स, ओपियाइड जो है एक ड्रग्स है बच्चे, विच बाइंड द स्पेसिफिक, ठीक है, ओपियाइड्स एक ड्रग है विच बाइंड द स्पेसिफिक ओपियाइड रिसेप्टर, जो ओपियाइड रिसेप्टर को बाइंड करता है, प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वाली जो चीज़ है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। इसके बाद एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक मतलब हमारे CNS और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड स्मैक, हीरोइन को कॉमनली स्मैक कहते हैं। केमिकली देखा जाए तो जो हीरोइन है बच्चे, इसका नाम है डाई एसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं, विच इज़ अ वाइट, जो कि वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती है, बाइटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है, बाइटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ये पॉपी प्लांट से हीरोइन को हम लोग निकालते हैं, या पेपिवर सोमनीफेरम ये प्लांट का नाम है। जनरली टेकन बाय द स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, जैसे इसको ऐसे नोज से खींचा जाता है, स्नॉर्ट सांस से खींचा जाता है, नोज से खींचा जाता है, ठीक है, सांस उल्टी सांस ऐसे लेते हैं, ठीक है, या फिर वह तो कुछ तो कभी बॉडी में इंजेक्ट भी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और एक बात और याद रखना है कि हीरोइन इज़ अ डीप प्रेजेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये बॉडी फंक्शन को स्लो कर देगा और आदमी नशे में हो जाएगा। तो ये ओपियाइड है, ओपियाइड का एग्जाम्पल है कौन, ये हीरोइन एक तरीके का क्या है, ओपियाइड है। ओपियाइड हो गया। अब दूसरा कौन है, कैनाबिनॉइड। आते हैं कैनाबिनॉइड, फिर हम कोका एल्कोलाइड को लेंगे। कैनाबिनॉइड जो होता है ये भी एक केमिकल है, ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर का होता है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन करते हैं। कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट है, कैनाबिस सटाइवा से कैनाबिनॉइड्स लेते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड मारिजुआना, इसके अंतर्गत मारिजुआना आता है, हसीस आता है, चेरस आता है, गांजा आता है, तो ये सब कैनाबिनॉइड्स हैं, ठीक है। दे आर जनरली टेकन इनहेलेशन, इनको ऐसे सांस में खींचते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, ठीक है, और इसके बाद कभी कभी उसको खाते भी हैं, ओरल इंजेक्शन भी कहते हैं। दूसरी बात क्या है बच्चे कि दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट एंड कार्डियोवास्कुलर, ये आपको
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बॉडी की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उस पर अफेक्ट करते हैं। अब फोर्थ वन की बात कर लें हम लोग पास, तो क्या हो गया ये कोका एल्केलॉइड। तो कोका एल्केलॉइड क्या होता है बच्चे, इसको हम लोग देख लेते हैं। कोका एल्केलॉइड, कोका एल्केलॉइड या इसको कोकेन कहते हैं, या ये कोका प्लांट से जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, इस वाले प्लांट से निकाला जाता है। ये साउथ अमेरिका वगैरह में ज़्यादातर मिलेगा आपको। तो इट इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन, हमारे ब्रेन का जो डोपामाइन है, ठीक है, जो उसको न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन, ठीक हो, उससे कंसर्न है, इसको अफेक्ट करेगा। और जो भी कोकीन देख रहे हैं आप, कॉमनली कॉल्ड कोक्स या क्रैक्स, इज़ यूजली स्नॉर्टेड, इसको भी खींचा ही जाता है कोकीन वगैरह को। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत स्टिमुलेट करता है। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, वो तुरंत एनर्जी देगा और तुरंत एक कॉन्फिडेंस जैसा उनको देगा, जिसकी वजह से जब वो नशे में आएंगे इसको यूज़ करने के बाद, तो उनकी बॉडी की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा तेज कर देगा और ये थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं इन सब सारे टॉपिक को देखते हुए। अब हम बात करते हैं एडॉल्सन एंड ड्रग्स एब्यूज़। एडॉल्सन का मतलब ड्रग्स एब्यूज़, यानी ड्रग्स की जो लत होती है, जो आदत होती है, मतलब किसी ड्रग्स की या अल्कोहल की, किसी भी चीज़ की आदत जो होती है, ये ठीक अच्छी बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी को होती है तो कैसे होती है या कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो एडॉल्सन का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर जो लत होती है वो एडॉल्सन में होती है, यानी टीन एजेस में होती है, यानी 12 to 18 ईयर्स के बीच में, इसी एज में ज़्यादातर लत पकड़ने के या नशे शुरू करने के चांसेस होते हैं। इसके बाद के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एडॉल्सन इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच द चाइल्ड बिकम मेच्योर्ड। एडॉल्सन वो वाला पीरियड होता है जिसमें बच्चे क्या हो जाएंगे, चाइल्ड क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। और ये रेंजेस कहाँ हैं, 12 to 18 ईयर्स, ठीक है। अब वजह क्या हो जाती है, तो कॉजेज ऑफ द ड्रग्स एब्यूज़, ये ड्रग्स की जो आदत है, इसकी जो एडिक्शन है, इसकी वजह क्या है। पहली बात तो क्यूरोसिटी, बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी है, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो चेक करके, हर चीज़ चेक करके जानना चाहता है कि भाई इसमें क्या चीज़ रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है एडवेंचर, ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है कि ये भी दिखाता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, उसको लगता है कि नहीं सब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो एक एडवेंचर वर्क भी करना चाहता है वो, इसकी वजह से भी वो चेक करता है। कभी कभी कुछ बच्चे ओवर एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, तो उसकी वजह से भी वो सोचते हैं कि हम एक बार चेक करें, देखें क्या चीज़ हो सकती है इसमें, या फिर हम देखें तो सही इसका क्या ड्रॉबैक है, भाई लोग तो बताते हैं बड़ा अच्छा है। मतलब शुरुआत करने की कोई प्रॉपर वजह नहीं है, क्यूरोसिटी है तो भी, एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है, और कभी कभी तो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक बार चेक करके देखते हैं, अच्छा होगा तो ठीक है कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। स्ट्रेस, या फिर सबसे बड़ी वजह कभी कभी स्ट्रेस हो या प्रेशर टू एक्सेल एक्सेल इन एग्जामिनेशन, भाई एग्ज़ाम का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, तो ऐसे समय में स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए भी ये क्या करते हैं कि कुछ भी एडिक्शन अपना सकते हैं। तो ये कई वजह नोटिस की गई जनरल एक सरफेस लेवल पे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, मान लीजिए अल्कोहल क्या होता है या अल्कोहल के अब्यूज़ कैसे होते हैं। तो अल्कोहल के अब्यूज़ में एक बड़ी बात ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज़, तो अगर मान लीजिए बार बार वो अल्कोहल यूज़ ही कर रहा है या अल्कोहल अब्यूज़ एडिक्टेशन है अल्कोहल से, तो रिकलेस बिहेवियर, पहली बात उसका बिहेव क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिकलेस हो जाएगा, एलोन पसंद करेगा, ठीक है, और उसकी ग्रुपिंग उसको नहीं अच्छी लगेगी, वो मतलब ऐसे ही ग्रुप बनाएगा जो बिल्कुल एडिक्टेड ही हो ऑलरेडी, तो रिकलेस बिहेवियर, उसका बिहेवियर बदल जाएगा, ठीक है। मेलिसियस मिस्चीव, वो बिल्कुल मिस्चीव बनता जाएगा, मेलिसियस मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे को इग्नोर करेगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मोटो होगा कि हम उसको कब तक एडिक्शन को कैसे सस्टेन रखें। वायलेंस, कभी कभी नशे में वो वायलेंस भी कर सकता है, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर वो एकेडमिक परफॉर्मेंस कर रहा है, पढ़ाई लिखाई या कोई भी चीज़, तो उसको ड्रॉप करेगा, छोड़ेगा, ठीक है, और अपने आप को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। डिप्रेशन भी होगा, उसको डिप्रेशन भी होगा, आइसोलेशन, अपने आप को अलग रखेगा, एग्रेसिव बिहेव हो जाएगी, और उसका बिहेव क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ड्रग्स या अल्कोहल के यूज़ से जो इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए क्या कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, अगर ऐसा बिहेव है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आगे देखते हैं कि डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्टेट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इज रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल। मतलब ड्रग्स एल्कोहल इस सब चीज़ों को डेली लेने से ये वाली जो चीज़ है, ये ऊपर जो भी लिखी गई है मैंने करेक्ट करे, अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इज इरेगुलर, ये इफ रेगुलर, अगर आप रेगुलर ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके की एबनॉर्मलिटी बॉडी में दिखाई देने लगेगी। इसके बाद क्या है, अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड दैट इंक्लूड एनेक्सियस्टी, जिसकी वजह से एनेक्सियस्टी, ठीक है, सेकनेस, न्यूजिया, स्वेटिंग, ये सब सारी चीज़ें उसको दिखाई देने लगी अगर वो मैक्सिमम यूज़ पे आ गया तो, ठीक है। तो बॉडी में इतनी सारी एबनॉर्मलिटी भी दिखाई देगी कि स्वेटिंग होगी, हाँ, इसके बाद उसके हाथ में कपकपी, बॉडी में वाइब्रेशन, न्यूजिया, वोमिटिंग, एनेक्सियस्टी, ये सब सारी चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्रिवेंशन अवॉइड अंडर पीर प्रेशर, मतलब अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो कैसे, एक तो पीर प्रेशर में रहें, इस पीर प्रेशर से कैसे बचे भाई, तो सबसे पहले एजुकेशन आप उसको बताइए, अवेयर करिए, एजुकेशन दीजिए, उसकी काउंसलिंग करिए, उसको अकेले उसकी काउंसलिंग करिए, उसको चीज़ों की वैल्यूज दिखाइए, उसको कुछ इमेजेस दिखाइए, कुछ उसके रेट, डेथ रेट दिखाइए, ठीक है, इकोनॉमिकल सोशल लेवल की जो क्राइसिस होगी उसको दिखाइए, ठीक है। सीकिंग हेल्प, उसकी थोड़ी सी हेल्प करिए ताकि वो लंबे समय तक इन एडिक्शनों से दूर रहे। फ्रॉम पेरेंट एंड पीर, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं या उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी हेल्प कर सके। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और या फिर इससे बचने के लिए, दूर रखने के लिए इसको कुछ प्रोफेशनल वर्क दीजिए, ठीक है, और साथ साथ कुछ मेडिकल हेल्प दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी वो वजह हैं जिसकी वजह से इस एडिक्शन को दूर किया जा सकता है, फ्री किया जा सकता है, ठीक है। तो दीज ऑल अबाउट द ड्रग्स एब्यूज़ एडिक्शंस एंड ये चैप्टर अभी यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को हम बाइंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 आपके सिलेबस में नहीं है, तो 9 को हम स्किप करेंगे। अगला चैप्टर होगा 10, जिसमें हम लोग कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनने वाले प्रोडक्ट को देखेंगे। बड़ा छोटा सा और अच्छा चैप्टर है, इसको बाइंड कर लेंगे तो हमारे 2 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।